हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से पहले हमने क्लास 8th के चैप्टर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट करा रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देखें। और आज की क्लास में हम चैप्टर थर्ड डिस्कस करने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चाहते हैं तो आप इस स्कैनर को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम सेशन का पीडीएफ, ई नोट्स, इसके साथ साथ सेशन का अपडेशन देते हैं। सेशन अपडेशन मतलब कब क्लास आने वाली है। आई होप आप लोगों ने से कई सारे स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। प्लीज आप लोग ज्वाइन करें सो दैट आपको सबसे पहले लेक्चर की इंफॉर्मेशन मिल सके। अब हम पढ़ते हैं और आगे समझते हैं इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले हम इस टॉपिक्स की बात करते हैं कि हमें क्या क्या कवर करना है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस, इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेस को पढ़ने के बाद हमें टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस को पढ़ना है। फिर पढ़ना है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल को पढ़ने के बाद हमें दो चीजों को समझना है, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल कैसे हम यूज करते हैं, कोल के जो प्रोडक्ट हैं उनको कैसे यूज करते हैं, उनका क्या क्या यूज है। इसके साथ साथ पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट हैं उनका क्या क्या यूज है। तो बेसिकली इस चैप्टर में दो चीजें रहने वाली हैं, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और फॉसिल फ्यूल्स और टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फिर उन सभी फॉसिल फ्यूल्स के यूजेस, कैसे हम उनको रिफाइन करते हैं, इन सारे टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये पूछते हैं, आपको क्या पता है क्या होता है नेचुरल रिसोर्सेज। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे, लेकिन जब हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि आप में से बहुत कम स्टूडेंट्स जानते हैं फॉसिल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में और जो भी टर्म है उनके बारे में। और इस क्लास में हमारा टारगेट रहेगा कि वन शॉट में टॉपिक को कंप्लीट किया जाए। इसके साथ साथ हम जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्विज हैं उनको भी डिस्कस करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द अर्थ। यानी ऐसे रिसोर्सेज जो हमें अर्थ से मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल एयर, हम कह सकते हैं सर एयर है, हमें ये मिलता है। वाटर हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिल जाता है। इसके साथ साथ सॉइल मिल जाता है। और फिर इसके बाद फॉसिल फ्यूल हैं और बहुत सारी चीजें नेचुरल रिसोर्सेज के अंडर में आती हैं। वो सारी चीजें जो हमें प्रकृति में पहले से मिलती हैं, उन सभी चीजों को क्या कहेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। यानी रिसोर्सेज को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज और सेकंड वन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनको समझते हैं। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। यानी ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हैं और क्या है, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्ट बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। और ये ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा खत्म नहीं किए जा सकते हैं। यानी अगर मैं समराइज करूं इन एग्जिस्टेबल्स नेचुरल रिसोर्सेज को, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिनको ह्यूमन की किसी भी एक्टिविटी द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता, हम उनको कंप्लीटली यूज नहीं कर सकते, ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, इन एग्जिस्टेबल्स नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जांपल हो गया सनलाइट, एयर, इसके साथ साथ आप याद रख सकते हो सॉइल। ये सारे कैसे हैं, हमारे इन एग्जिस्टेबल्स नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगला एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर आर इज लिमिटेड। यानी ऐसे सब्सटेंस जिनकी क्वांटिटी नेचर में कैसी है, लिमिटेड है, इनको क्या कहेंगे, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। दे कैन एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जांपल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मरीन लाइफ, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस और मिनरल। क्या आपको पता है कि कोल अब नेक्स्ट 15 इयर्स तक ही यूज हो पाएगा, अगर इसी तरीके से हम लोग उसको अंधाधुंध तरीके से यूज करते रहे। तो
ये सारी चीजें जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारी चीजें एक डे क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, हम सारी कंप्लीटली उनको यूज कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। तो इसीलिए हमें समझना होगा कि हम इन चीजों का यूज तो करें, लेकिन बहुत वाइजली यूज करें, इन कोल पेट्रोलियम को बहुत अच्छे से यूज करें। अब आगे बढ़ते हैं, फॉसिल फ्यूल होता क्या है। देखो अभी हमें समझ में आया, अभी तक जो पढ़ा उनको अगर हम समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज टू टाइप्स के होते हैं, एग्जॉस्टेबल्स नेचुरल रिसोर्सेज और इनएग्जॉस्टेबल्स नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल्स नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है जो कभी खत्म नहीं होंगे, और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है जो कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट इज फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी इसको वापस नहीं किया जा सकता। देखो यहां भी समझना है, जैसे एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इसी तरीके से रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे हम उसका बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि विंड एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी। लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है जो एक समय के बाद खत्म हो जाएगी, जैसे कि हमारा फॉसिल फ्यूल है। Source that are found in the remains of the plants and animals that lives millions of year ago। यानी फॉसिल फ्यूल्स ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, और जो किससे मिलती है, एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन्स से मिलती है, यानी डीकंपोजिशन के बाद मिलती है। और ये कब, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले के एनिमल्स जो थे उनसे मिलती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो जब हम फॉसिल फ्यूल पढ़ते हैं तो इसमें से हम दो चीजों को पढ़ते हैं, पहला हमारा होगा कोल और दूसरा हमारा क्या होगा, पेट्रोलियम। तो फॉसिल फ्यूल को भी हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें, दो पार्ट्स में, कोल और पेट्रोलियम। तो सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज कोल। कोल इज ए ब्लैक colored fossil fuel which is extract from the ground and it is used as a fossil fuel different purpose। यानी कोल हमारा एक ब्लैक कलर्ड फॉसिल फ्यूल है जो कि हम ग्राउंड से निकालते हैं और अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग यूजेस के लिए इसका यूज करते हैं। आया समझ में। अब आगे समझते हैं। देखो ये तो समझ में आ गया कि सर हमारा कोल क्या है, लेकिन अब हमें यह समझना है इसका फॉर्मेशन ऑफ कोल कैसे होता है, कैसे बनता है कोल। तो इसी को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल, या फिर आप कह सकते हो स्टोरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, यानी कहानी, कैसे कहानी है। तो हम आपको समझाते हैं बहुत आसान वर्ड्स में। देखो अगर आप इमेज को देख रहे होंगे तो आप देख रहे हैं कि सर ये देखो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं जंगल में, ये किसी भी रीजन की वजह से इनमें क्या हो गया, ये जमीन की लेयर के अंदर चले गए। अब देखो ये क्यों जमीन के अंदर चले गए, इसके दो रीजन में भी हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है अर्थक्वेक की वजह से जो फॉरेस्ट है वो जमीन के अंदर चले गए। सेकंड जो लैंडस्लाइडिंग है वो भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ये जमीन के अंदर चले गए। और टाइम के ड्यूरेशन, इनके ऊपर और नई परत आती गई और भी मिट्टी आती गई। जैसे ही इनके ऊपर मिट्टी आती गई तो प्रेशर भी एक्सट्रैक्ट होता गया और टाइम बढ़ता गया। टाइम के बढ़ने के समय क्योंकि ये एयर के प्रेजेंस में नहीं थे तो इनके ऊपर प्रेशर लगने से ये डिकम्पोज तो हुए, या हीट बढ़ने से डिकम्पोज तो हुए, लेकिन ये पार्शियली डिकम्पोज हुए, कंप्लीटली नहीं हुए। और ये क्या, एक जो रॉक के फॉर्मेट में बन गया, ये हमारा क्या बन गया, कोल। तो हम सिंपल से वर्ड्स में कह सकते हैं कि सर ये क्या हुआ, प्लांट्स एक लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम के लिए सॉइल के अंदर हैवी प्रेशर और हीट के अंडर में रहे, जिसकी वजह से ये डिकम्पोज होकर के क्या बन गए, कोल बन गए। तो यही लिखा हुआ है, अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर द डेड वेजिटेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू द कोल। दिस प्रोसेस और इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन। तो अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज कार्बनाइजेशन, यू कैन से द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेशंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू द कोल, दिस इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे। देखो अभी हमें समझ में ये आ गया कि कोल बना कैसे है, लेकिन अब हमें ये समझना है कि कोल तो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन कोल के और भी तो बाई प्रोडक्ट होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करने से हमें कुछ और भी चीजें तो मिलती हैं। और वो चीजें कैसे मिलती हैं, वो चीजें मिलती हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। अब सर ये तो एक बड़ी समस्या हो गई, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है। देखो आपको समस्या नहीं है, आपको समझना है, सिंपल से वर्ड्स में हम समझाते हैं आपको, यही तो एक तरीका है पढ़ाने का। देखो आप समझिएगा
कि व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर। अगर हम जब कोल को एयर के एब्सेंस में बर्न करेंगे तब बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन इस प्रोसेस आर कोल्ड कोक, जिसकी बाय प्रोसेस यानी इस प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट क्या होंगे, इस प्रोसेस के बाद जो प्रोडक्ट मिलकर आएंगे वो क्या मिलेंगे, कोक मिलेंगे, कोल टार मिलेंगे और अमोनिया मिलेगा, अमोनिया लिक्विड भी कह सकते हो, और कोल गैस मिलेंगे। अब देखो ये तो समझ में आ गया कि सर हम जब कोल को एब्सेंस ऑफ एयर में बर्न करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, कोक मिलेगा, कोल टार मिलेगा, अमोनिया मिलेगा, कोल गैस मिलेगा। लेकिन अभी हमें यह समझना है कि यह प्रोसेस होता कैसे है। आपको मैं समझाता हूं। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा क्या होगा अगर हम इस कोक को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करें या फिर एयर के प्रेजेंस में बर्न करें। तो बेसिकली आपको पता है कि कोई भी चीज है वो तभी बर्न हो सकती है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो। तो सर अभी तो आप कह रहे एब्सेंस ऑफ एयर, तो फिर वो बर्न कैसे होगी, अभी समझाएंगे, परेशान मत हो। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, अगर हम कोल मतलब क्या है, कार्बन के पार्टिकल्स, अगर इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो हमें CO2 मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। ठीक है, ये तो हो गया अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे। लेकिन अभी क्या है समझिएगा, ये मेरा बर्नर है, तो बर्नर का काम क्या है, हीट को प्रोवाइड करना। और इस जो टेस्ट ट्यूब में हमने पाउडर कोक लिया है, क्या लिया है, पाउडर कोक लिया है। अब ये पाउडर कोक को जब हम हीट करेंगे तो इससे दो चीजें निकलेंगी, एक पहला गैस है, एक कार्बन के स्मोगी पार्टिकल्स। स्मोगी पार्टिकल्स का मतलब क्या है समझिएगा, तो गैस अलग है और स्मोगी पार्टिकल्स अलग है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कहीं भी आग जल रही है तो वहां से स्मोकी पार्टिकल्स निकलते, धुआं निकलता है, तो उस धुएं में कार्बन के पार्टिकल्स भी तो होते हैं। तो यही देखो अब होगा क्या, क्योंकि यहां हमने रबर कॉक लगाया है जिससे इस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन ना जाए। तो जब हम इसको बर्न करेंगे, गर्म करेंगे, तो अब ये बर्न नहीं होगा, गर्म होगा, बहुत ज्यादा हीट होकर मेल्ट होगा। जब मेल्ट होगा तो ये जो स्मोकी सब्सटेंस है वो इस टेस्ट ट्यूब में आएगा जहां हमने पहले से क्या फिल कर रखा है, वाटर। जैसे ये वाटर के प्रेजेंस में स्मोकी पार्टिकल्स आएंगे तो ये क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे और ये बना देंगे कोल टार। अभी देखो समझिएगा, प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट हमारा आ गया कोल टार। आगे हमें पढ़ना होगा कि कोल टार के यूजेस क्या हैं, वेट करो, अगला प्रोडक्ट समझते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे ही ये नेचुरल गैसेस हैं, कोल गैस, वो जैसे ही यहां आएंगे और इसके थ्रू, इस पाइप के थ्रू बाहर निकल जाएंगी, तो क्योंकि कोल गैस हैं वो लाइट बेस होती हैं और ये कैसी होती हैं, ये कंबस्टिबल होती हैं, बहुत ज्यादा ये हीट प्रोड्यूस करती हैं बर्न होने के बाद। इसके साथ साथ जो अमोनिया है वो अमोनियम लिक्विड के फॉर्मेट में मिल जाएगा या फिर अमोनिया लिक्विड के फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अमोनिया को हम NH3 भी लिख सकते हैं या फिर हम अमोनिया लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया हमारे प्रोडक्ट, फर्स्ट कोल टार, सेकंड अमोनिया और थर्ड कोल गैस। अब देखो एक एक करके सभी का फंक्शन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर कोक क्या है, कोक का यूज क्या है, तो समझते हैं। कोक इज ए हाई कार्बन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या है, जब कोल को किसी भी एयर के प्रेजेंस में ना बर्न किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो यानी जब हम कोल को गर्म करते हैं किसमें, एब्सेंस ऑफ एयर में, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसे क्या कहते हैं, कोक। द अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेनिंग इज सो हाई दैट इज सेड टू बी ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। क्योंकि इसमें इतने ज्यादा कार्बन पार्टिकल्स होते हैं इसीलिए क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं प्योर कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्योर कार्बन। आया समझ में। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉर्म ऑफ कोल इज नोन एज प्योर कार्बन, तो यू कैन से कोक। अब सर इसका यूज किस में होता है, देखो इसका यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। सेकंड जो यूज होता है, इसका यूज होता है अकरेंस, जब हम
सॉइल से अलग अलग मेटल्स को निकालते हैं। तो मेटल्स को जब बाहर निकालते हैं तो इस अकरेंस ऑफ मेटल, यानी मेटल्स को जब बाहर निकाला जाता है जमीन से, उस प्रोसेस में यूज किया जाता है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कोल टार। इट इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मेकिंग कोक, यानी ये कोक बनाने की प्रोसेस के ही साथ प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि आपने देखा है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में, हम समझ चुके हैं कैसे कोक और कोल टार मिलता है। अब थ्रू इट इज अ कलर सेम ऑफ कोल, ये कलर कोल जैसा है। कोल टार इज ए हैवियर विस्कस लिक्विड का मतलब है, व्हाट इज द मीन ऑफ विस्कस लिक्विड, यानी बहुत ज्यादा डेंस, इसके बहुत ज्यादा डेंस पार्टिकल्स होते हैं। ये बहुत ज्यादा लिक्विड ऐसा नहीं है जैसे पानी होता है तुरंत फैल बह जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डेंस पार्टिकल्स होते हैं। आगे अब हमें समझना है कि सर यूजेस ऑफ कोल टार क्या है। कोल टार इज वाइडली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट, यानी पेंट को बनाने में जो दीवारों पे कलर होता है उसका यूज क्या करते हैं, कोल टार से करते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ब्लैक जो गेट्स होते हैं वो भी कोल टार से पेंट किए जाते हैं। इट कैन बी यूटिलाइज्ड टू मेक इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स, इसका हम यूज इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के तौर पे भी करते हैं। यानी ये एंटी डेंड्रफ है, तो इसका यूज सोप एंड शैम्पू में भी किया जाता है। तो इसके क्या यूज हो गए, पहला मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट, पेंट इंडस्ट्री में किया जाता है। सेकंड वन यूज क्या हो गया, इसका यूज क्या किस में करते हैं, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड में करते हैं। थर्ड वन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड जो हमारे शैम्पू होते हैं, सोप होते हैं, उनके फॉर्म बनाने में यूज किया जाता है। अब हम अगला समझते हैं कोल गैस। कोल गैस इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय द प्रोडक्ट वाइल प्रोडक्टिंग कोक, यानी कोल गैस है वो कोल के ड्यूरेशन में ही इसका भी फॉर्मेशन होता है। एंड इट्स अगेन जस्ट लाइक टार, और ये भी फिर से कैसा है, टार जैसा है। इट्स स्मेल इज नॉट वेरी प्लीजेंट, और जो इसकी स्मेल होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। इट इज हाईली फ्लेमेबल गैस and it is highly flammable gas as the main compound of its methane, यानी इसका जो मेन कंपाउंड क्या है वो है मीथेन। अच्छा सर, अब हमें ये समझ में आ गया कि कोल गैस है वो भी कोल टार की प्रोसेस से ही जैसे बनता है उसी तरीके से बनता है। इसके साथ साथ इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी नहीं होती, और इसका जो मेन कंपोनेंट्स है वो क्या, मीथेन। अब सर इसका यूज क्या होता है, चलो यूज हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले होता है, लिख सकता हूं मैं, कोल गैस इज यूज्ड फॉर लाइटिंग, यानी ये लाइटिंग के तौर पर यूज किया जाता था, उजाला करने के लिए बहुत समय पहले। अब तो बहुत कम जगहों पर होता है, ना के बराबर होता भी नहीं है, मुझे नहीं दिखाई देता आज के समय में कहां इसका यूज किया जाता है। लेकिन हाँ, जब इलेक्ट्रिसिटी से पहले कोल गैस का यूज करते थे हम लाइटिंग करने के लिए। अगला, द गैस ऑल्सो यूज्ड फॉर हीटिंग, इसका हीटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो आई होप आपको कोल गैस का यूजेस और इसका कैसे बनता है ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम को ही हम क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल। इट इज फॉसिल फ्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेनिंग्स ऑफ इंसिडेंट्स मिनरल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी समझिएगा ये जो पेट्रोलियम कैसे बनता है समझते हैं। आप देख रहे हो इस इमेज में, यहां क्या है, ओशियन का एक एग्जांपल लिया है जो 300 to 400 मिलियन ईयर पहले का है। यहां क्या है, ओशियन जो मरीन ऑर्गेनिज्म है, यानी जैसे फिश है, प्लांट्स हैं, स्मॉल, ये सभी क्या हो गए, डेड हो गए। जब ये डेड हो गए तो इनकी एक क्या बन गई, लेयर बन गई। इन लेयर के ऊपर अगली लेयर आ गई जो कि क्या थी, सैंड वगैरह। ये सैंड वगैरह की लेयर आ गई, जिसके बाद इसके ऊपर प्रेशर एक्स्ट्रा बढ़ने की वजह से, क्योंकि यहां ऑक्सीजन ना होने की वजह से ये क्या है, जैसे प्रेशर एक्सट्रैक्ट हुआ ये लिक्विड में फॉर्म हो गया, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल कहते हैं। इसीलिए पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम है वो
टू वर्ड से मिलके बना है, पेट्रो प्लस ओलियम, पेट्रो प्लस ओलियम। पेट्रो का मतलब है, इस वर्ड्स का मतलब है हमारा रॉक, और ओलियम का मतलब ऑयल। इसीलिए हम पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, रॉक ऑयल कहते हैं, क्योंकि ये जो रॉक जो सॉइल होती है वो प्रेशर की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाती है, रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, यहां से हमें मिलते हैं पेट्रोलियम। अब सर निकालते कैसे हैं, क्योंकि सबसे पहले आप देख पा रहे हो हम यहां क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं, जो कि स्टील के पाइप का यूज किया जाता है, और यहां से सारा ऑयल किया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। तो जो ऑयल आता है वो कैसा होता है, क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल का मतलब क्या है कि इसमें से प्रोसेस करके सारी चीजें अलग की जाएंगी, चाहे वो नेचुरल गैसेस हो, पेट्रोलियम हो, डीजल हो, कैरोसिन हो, ये सारी चीजें रिफाइनिंग के बाद की प्रोसेस से मिलते हैं। तो हमें रिफाइनिंग की प्रोसेस के बाद के कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, सबसे पहला मिलता है एलपीजी। देखो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इस स्लाइड से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज यूज ऑफ एलपीजी, व्हाट इज यूज ऑफ पेट्रोल, व्हाट इज यूज ऑफ लुब्रिकेशन, ओके, और बिटुमिन। तो इन सारे प्रोडक्ट को हम समझते हैं कि जो रिफाइनिंग के बाद हमें कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं और इनका यूज क्या होता है। सबसे पहला हम बात करते हैं एलपीजी। इसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, यानी इसका यूज किया जाता है घर में या फिर इंडस्ट्रियल में। सेकेंड, पेट्रोल एंड डीजल, इसका यूज किस में किया जाता है, मोटर एंड व्हीकल्स में यूज किया जाता है। तीसरा क्या है, कैरोसिन। देखो कैरोसिन को अभी बैन कर दिया गया है मोस्ट ऑफ द इंडिया में, अब नहीं मिलता। पहले इसका यूज किया जाता है स्टोव्स ऑफ लैंप को बर्न करने के लिए। अगर आपके घर पे पुराने स्टोव्स पड़े हैं तो आप लोगों ने जरूर देखे होंगे कि इन स्टोव्स और लैंप को जलाने के लिए इनका यूज किया जाता था। अगला है हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज किस में करते हैं, लुब्रिकेशन के लिए। जैसे आप साइकिल से स्कूल जाते हो, आपकी साइकिल टाइट चलना शुरू कर देती है, तो आप क्या करते हो, लुब्रिकेटिंग ऑयल लगाते हो, ग्रीस लगाते हो, ऑयल डालते हो, सो दैट क्या है, वो साइकिल है वो और स्मूथ चलना शुरू करे। तो लुब्रिकेटिंग के लिए यूज करते हैं किसका, लुब्रिकेटिंग ऑयल का। अगला है बिटुमिन। इसका यूज किया जाता है पेंट्स के लिए, रोड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगला है पैराफिन वैक्स, इसका यूज किया जाता है कैंडल्स के बनाने में। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि सर पेट्रोलियम कैसे बनते हैं, इनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फिर जब एक्सट्रैक्ट करते हैं इनकी फिर की जाती है रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग के बाद के ये प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। आई होप आपको कोल भी समझ में आया होगा, पेट्रोलियम भी समझ में आया होगा, इसके साथ साथ फॉसिल फ्यूल्स और जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। इसका यूज होता है फ्यूल टू जनरेट पावर को जनरेट करने के लिए, क्लीनर फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। अब देखो अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे जो कि हमारा होगा कंबर्सन एंड फ्लेम, वहां हम अच्छे से पढ़ेंगे कि हमारे कंबर्सिबल सब्सटेंस क्या होते हैं, क्लीन फ्यूल क्या है। अभी हम समझा देते हैं क्लीन फ्यूल क्या है, लेकिन डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो क्लीन फ्यूल क्या होते हैं, ऐसे फ्यूल जो कि बहुत कम कार्बन पार्टिकल्स को या फिर हम कह सकते हैं बहुत कम पॉल्यूशन को जनरेट करते हैं, उन्हें कहते हैं क्लीन फ्यूल। इसीलिए सीएनजी हमारा कैसा है, एक क्लीन फ्यूल है। फ्यूल इन द होम एंड इंडस्ट्रीज विच कैन बी सप्लाइड थ्रू द पाइप, और ये क्या है, घरों में या फिर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जो किसके, पाइप के थ्रू सप्लाई किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो कि हमारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्विजेस हैं। तो आई होप आप इन क्विजेस में पार्टिसिपेट करेंगे और आंसर देंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, अगर आपको आंसर आ रहा है तो प्लीज वीडियो को यहीं स्टॉप कीजिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला है विच फ्यूल्स इज यूज फॉर रनिंग व्हीकल्स, कौन सा फ्यूल है वो व्हीकल्स को चलाने के लिए यूज किया जाता है। पहला वुड, दूसरा कोल, अगला है डीजल और चारकोल। यानी आपको बताना है व्हीकल्स को चलाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो वुड का यूज तो हम करते नहीं। तो वुड का हम यूज करते हैं घरों में खाना बनाने के लिए, तो कार चलाने के लिए नहीं। कोआ, ये कोई एक अलग वर्ड दे दिया है। चारकोल, इसका भी यूज नहीं करते। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, डीजल का यूज करते हैं व्हीकल्स को चलाने के लिए। अगला
क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आपने चैप्टर को सही से पढ़ा होगा तो अब आप समझ पा रहे होंगे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे जो कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे। एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट। तो हम क्या कहेंगे कि फॉरेस्ट हैं वो क्या हो रहे हैं, दिनों दिन खत्म होते जा रहे हैं, तो ये हमारे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हो गए क्या, फॉरेस्ट। आगे बढ़ते हैं थर्ड, इन एग्जॉस्टेबल्स नेचुरल रिसोर्सेज इज नेचर आर, यानी इन एग्जॉस्टेबल्स नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी एग्जॉस्टेबल और इन एग्जॉस्टेबल्स यानी कैसे हैं, लिमिटेड, अनलिमिटेड, स्केयर्स, नॉट प्रेजेंट। देखो जब हमने पढ़ाया था, आपको अगर याद होगा तो हमने टॉपिक्स को टू पार्ट्स में, नेचुरल रिसोर्सेज को टू टाइप्स में डिवाइड किया था, एग्जॉस्टेबल्स और इनएग्जॉस्टेबल्स। तो हमने बताया था कि जो आपका सन है, लाइट है, ये क्या कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। तो आई होप अब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी, याद भी हुआ होगा। तो इसमें से ऐसा ये कैसे होते हैं, ये होते हैं अनलिमिटेड, ये कभी खत्म नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल रिसोर्सेज, इनमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज है। टी, नहीं भैया। कुक्ड फूड, नहीं, हम तो खुद ही बनाते हैं। कॉफी, नो। एयर इज ए नेचुरल रिसोर्सेज, जो एयर है वो कैसा है, नेचुरल रिसोर्सेज है। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, नेम सम इनएग्जॉस्टेबल सब्सटेंस अदर देन सनलाइट एंड एयर। आपको सनलाइट और एयर के अलावा नेचुरल इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज को लिखना है। तो इस क्वेश्चंस का आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। जो भी बच्चे करेक्ट आंसर करेंगे हम उनको पिन कर देंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा सो दैट मैं उन क्वेश्चंस और डाउट को भी डिस्कस कर सकूं। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज आप अपने और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे।